नमस्कार। भारतीय राजनीति में शुरू से ही व्यक्ति और संगठन का द्वंद्व चलता रहा और संगठन ने किसी और व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहा और किसी व्यक्ति विशेष ने किसी और को नेतृत्व देना चाहा। और ये चीज़ उस समय से लेकर के और आज तक, यानी आधुनिक राजनीति की हम जब बात करें, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उस समय आडवाणी जी और मोदी जी के अंदर से चुनने की बात थी और उस समय मोदी जी को बीजेपी ने एक लीडर के रूप में आगे किया था। उस समय तक के पूरे घटनाक्रम को जब जाने तो भारतीय राजनीति की एक बड़ी विशेषता सामने आती है और उसी में से हमें यह भी उत्तर मिलता है कि वास्तव में आडवाणी जी को जो रिटायरमेंट किया गया वैसा रिटायरमेंट मोदी जी का क्यों नहीं हो पा रहा और क्यों उतनी उम्र होने के बाद भी मोदी जी जो हैं वो रिटायर्ड नहीं हो रहे। ये सारी जो है चीज़ समझ में आएगी। बहुत ही शानदार जानकारी मैं लेके आया हूँ, शुरू से लेकर आधुनिक इतिहास तक। इसको बहुत ही गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। लगभग भारतीय राजनीति इसमें निश्चित रूप से समाहित हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जब भारत आज़ाद हो रहा था और भारतीय राजनीति जो है वो भारतीय नेताओं के हाथ में आने वाली थी, जिस समय संविधान सभा थी, अंतरिम सरकार बनी थी, तो अंतरिम सरकार बनते समय जब यह डिसाइड होना था कि नेतृत्व भारत का किसके हाथ में दिया जाए, तो दो व्यक्ति थे, एक नेहरू जी और दूसरे पटेल जी। अब पटेल और नेहरू में से जब नेतृत्व देने की बात थी तो संगठन ये कह रहा था कि पटेल को नेतृत्व दिया जाए और गांधी जी व अन्य कुछ नेता ये चाह रहे थे कि नेहरू को नेतृत्व दिया जाए। और फिर वहां पर पटेल को जो है वो अंडर प्रेशर होना पड़ा, सरदार पटेल को, और फिर उसके बाद में नेहरू को नेतृत्व दिया गया। ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम आपने अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से आपने सुना ही होगा। अब वहां से ये बात स्पष्ट होती है कि व्यक्ति बनाम संगठन शुरू से है। संगठन ने सरदार पटेल का समर्थन किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री, और वो अंतरिम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में पटेल का देहांत हो गया और उसके बाद में लगातार जो है वो नेहरू का नेतृत्व रहा। और ये एक सत्य है। और ये चमत्कारिक नेतृत्व जब आगे बढ़ता है, जब भी नेतृत्व, भाई पहले प्रधानमंत्री थे तो निश्चित रूप से चमत्कारिक नेतृत्व हो गया और निश्चित रूप से उन्होंने देश के निर्माण में शुरुआती स्तर पर अच्छे योगदान किए भी थे। तो वहां से उसके बाद में एक संगठनात्मक पकड़ निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री की पूरे संगठन पे हो ही जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद ही चमत्कारिक होता है और उस पद पे जो व्यक्ति बैठा है वो अपनी राजनीतिक दल के संगठन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। और जब इतने लंबे कार्यकाल तक रहे तब तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संभव ही नहीं है कि उनके बिना कोई राजनीतिक संगठन या संगठन का कोई हिस्सा चल पा रहा हो और कोई सामने खड़ा हो पाए, ये संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब नेहरू का देहांत हुआ, उसके बाद में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और शास्त्री जी के छोटे कार्यकाल के बाद पुनः नेहरू परिवार का कब्जा होना, यानी इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना, यह अपने आप में एक ऐसी बात थी कि इससे साबित हो जाता है कि जो व्यक्ति संगठन पे लंबे समय तक पकड़ बना लेता है, फिर उसके अनुयायी या उसके लोग या ये बोले कि उसके परिवार के सदस्य फिर उस संगठन पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही फिर इंदिरा गांधी के समय रहा। शुरुआती स्तर पर इंदिरा गांधी को कंट्रोल करने के लिए खूब प्रयास किए गए चारों तरफ, और उसके उस समय निजलीगप्पा, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, खूब विरोध भी किया, इंदिरा गांधी को गुड़िया कहा, ठीक है, और ये सब चीज़ें कही। और उसके बाद में दो कांग्रेस, यानी कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस के विभाजन के अंदर एक कांग्रेस आई बनती है, जो आज की कांग्रेस है, कांग्रेस जो इंदिरा वाली कांग्रेस, ठीक है। अब वो जो कांग्रेस आई बनी वो क्या थी, वो फिर इसी बात को प्रदर्शित करती है कि नेतृत्व जो है वो चमत्कारिक अपने आप होता है और वो चमत्कारिक नेतृत्व के माध्यम से फिर सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाता है। क्योंकि इंदिरा के साथ सारे जो सांसद थे वो आके खड़े हो गए, सरकार इंदिरा की बन गई और इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बन गई, इसलिए फिर वो जो पूरा कंट्रोल था संगठन पे धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही उनका बढ़ गया। और जो दूसरी कांग्रेस, जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कांग्रेस ओ जो हुआ करती थी, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो गई और कांग्रेस आई ही बच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जो बना उसने फिर संगठन के ऊपर कब्जा कर लिया। ये एक बड़ा इतिहास है भारतीय राजनीति का। फिर इसको और आगे जब बढ़ाते हैं
तो निश्चित रूप से बढ़ते बढ़ते आधुनिक राजनीति की तरफ हम जब आते हैं, वहाँ से फिर जो है गठबंधन सरकारें बनी, मजबूत सरकारें नहीं बनी। राजीव गांधी के एक कार्यकाल के बाद में सिर्फ कमज़ोर सरकारें चलती आई। और 2004 के बाद जब हम अटल जी की बात कर लेते पहले, कि अटल जी ने जब शासन की शुरुआत की, एक 5 वर्ष का कार्यकाल, 1999 के अंदर उन्हें मजबूत कार्यकाल दिया। हालांकि छोटे कार्यकाल उनके रहे, लेकिन पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल जब अटल जी का रहा था, उस समय आडवाणी जी की जो भूमिका थी वो बहुत बड़ी भूमिका थी। अटल और आडवाणी ये फिर दो चेहरे भारतीय राजनीति में आ गए, और एक संगठन जिसका नाम बीजेपी, जो कि नया संगठन था क्योंकि 1980 में बना था और आरएसएस के द्वारा पूरी तरह निर्देशित था। तो इस संगठन के अंदर फिर दो चेहरे सामने आ गए। लेकिन ये बड़ी बात ये थी कि इन दोनों की एक सूझबूझ थी, और एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री के रूप में लगातार वो आगे काम करते रहे, और पूरे 5 साल उन्होंने अच्छे से काम किया और संगठन को भी मजबूती से रखा। और सबसे बड़ी बात, भारत का सबसे बड़ा एक ऐसा गठबंधन जिसमें कई राजनीतिक दल थे, वो सब मिलू करके भी अटल जी की कार्यकुशलता को जो है यहाँ पे सलाम किया जा सकता है कि उन्होंने जो है पूरे 5 साल सिस्टमेटिक पूरे किए। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना शुरू होती है 2004 के बाद। इधर 2004 में जैसे ही बीजेपी की हार होती है, आडवाणी जी के ऊपर प्रश्न खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि उनका इतना कार्यकुशलता नहीं रही, और वो एक तरह से धीरे धीरे किनारे लगाए जाने शुरू कर दिए जाते हैं। और वही नहीं, सभी लगभग जो 75+ के नेता थे, सबको धीरे धीरे किनारे लगाया गया, सबको साइड में किया गया, जिसमें सारे नेता थे। अटल जी थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, बहुत से लीडर थे बीजेपी के, उन सबको धीरे धीरे साइड में किया गया। और साइड में करने का एक बड़ा कारण बताया गया। वो कारण जो था वो उस समय सामने आया जब पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति छोड़ करके और भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं 2014 में। और उस समय बात स्पष्ट होती है कि लीडरशिप किसको दी जाए। तब ये बात हुई कि भाई अगर आप इनको ही लीडरशिप देते जाओगे तो फिर परिणाम भी ऐसे आएंगे। ये बात कहकर के, और यूथ विंग जो थी, जिसके अंदर एक तरह से अपने आप को नरेंद्र मोदी उस समय यूथ विंग भी मानते थे, युवा शक्ति के रूप में मानते थे, और उनकी टीम में अमित शाह जैसे लोग थे उस समय ही थे, और वो अपने आप को युवा मान करके, और फिर उसके बाद कि भाई इनसे अगली पीढ़ी है, हमें मौका मिलना चाहिए क्योंकि हम उसको बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। और चूंकि उस समय एक लीडर के रूप में हिंदुत्व का एक चेहरा दे करके और फिर मोदी जी को उतारा गया, और फिर वो एबीपी के कैंडिडेट, और फिर उसके बाद युवा शक्ति को लगा करके मोदी के नारे लगवाना, और पूरा एनवायरनमेंट इस प्रकार से कवर करना कि फिर उसके बाद मोदी का एक वर्चस्व कायम दिखाई दिया। और निश्चित रूप से एक लोकप्रियता बढ़ी, और ज़बरदस्त लोकप्रियता, क्योंकि उस समय कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस ने तब कांग्रेस के कार्यकाल में इतने ज़बरदस्त भ्रष्टाचार थे कि अन्ना हजारे जैसे लोग यहाँ आकर के दिल्ली के अंदर और जो है आंदोलन कर रहे थे, जो कि बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, और मतलब इस प्रकार क्रेडिबल लोग जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वो भी इसके अंदर शामिल हो रहे थे। तो बुरी स्थिति आ गई थी कांग्रेस की। तो इसलिए एक अच्छा मौका था बीजेपी को उठने का, और उस दौर के अंदर मोदी का एक करिश्मा नेतृत्व आया। एक इस प्रकार की बात भी सामने खड़ी हुई कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ खाने वाले कोई है नहीं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि कार्यकुशलता इनकी जो थी वो गुजरात में देखी गई, और गुजरात मॉडल को रख करके, और फिर मोदी का एक मैजिक डाल करके, और उसके बाद में मोदी ने पूरी सत्ता के ऊपर कब्जा किया। और वो नरेंद्र मोदी जो 2014 में प्रधानमंत्री बने, 19 में शानदार वापसी कर ली, और उसके बाद में फिर अब आप देख लीजिए वापस वही काम जो नेहरू ने किया था, इंदिरा ने किया था, और तीसरे नंबर पे अब नरेंद्र मोदी ने किया कि संगठन पे ऑटोमेटिक कंट्रोल। अब संगठन का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बच सकता जो मोदी के खिलाफ बोले या मोदी के खिलाफ आकर के और फिर ये कहे कि अब ये नहीं, मैं इंपॉर्टेंट हूं और मुझे जो है वो प्रधानमंत्री की दावेदारी लेनी है, या फिर वो कहे कि अब नरेंद्र मोदी जो है वृद्धावस्था में गए, 75 से ऊपर गए, और इनको उठा करके हमें नेतृत्व दिया जाए। इस प्रकार की बात अब कहने वाला कोई इस समय है नहीं, और यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे जिस स्थिति के अंदर आडवाणी जी पहुंचे। भारतीय राजनीति की एक सबसे बड़ी सत्यता ये थी, और अब इसका जो मूल कारण है कि आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसा क्या कारण है कि जो है इस प्रकार का चैलेंज सामने आए नहीं मोदी के सामने। तो इसका बड़ा रीजन ये है कि मोदी ने इस प्रकार की लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी।
नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने जो भी लीडर तैयार किया वो अपने निर्देशन में, अपने कंट्रोल में तैयार किया और आज भी अपने अंडर में ही रखा जाता है, चाहे वो लीडरशिप कोई भी हो। तो नरेंद्र मोदी ने ये चीज कांग्रेस से अडॉप्ट कर ली कि जो नेहरू, इंदिरा ने किया, सेम वैसे ही इसी प्रकार से लीडरशिप को कंट्रोल करने की जो क्षमता जो थी कि कैसे लीडर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल करे कि कार्यकर्ता फिर उसके सामने आकर ये नहीं करे, कहे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार या मैं भी एक अच्छा दावेदार हूं। ये बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं हो पाती। सभी मोदी मोदी कर रहे हैं, बीजेपी कोई कह नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, नहीं। और यही सबसे बड़ी स्थिति बनती है किसी भी राजनीतिक दल के नुकसान के लिए भी, क्योंकि पतन भी यहीं शुरू होता है। क्योंकि जब शिखर पे व्यक्ति को महत्व दिया जाता है तो संगठन समाप्त होते हैं। अब यहां बात महत्वपूर्ण यही रह गई कि मोदी, मोदी और मोदी, और ऐसी स्थिति के अंदर फिर संगठन का महत्व खत्म होता है और व्यक्ति का महत्व बढ़ता है, और जहां व्यक्तिवाद बढ़ता है वह संगठन तो कमजोर होता ही होता है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति ही पूरे संगठन को कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन उस व्यक्ति के हाथ से वो संगठन हटा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमर होकर नहीं आया, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हमेशा के लिए काम करने के लिए नहीं बना, तो एकदम से सब कुछ पूरी तरह छूटते ही वो जो मोदी मोदी का जो साउंड है या मोदी के कंट्रोल के साउंडिंग की बात होती है वो छूटती है, और फिर जब बीजेपी की जो बात आती है जो कि हो ही नहीं रही, वो फिर दिक्कत देती है। फिर वहाँ जरूरी होता है कि जो लीडरशिप, अमित शाह, या तो फिर नाम उठेगा कि अमित शाह का नाम उठेगा या फिर योगी जी का नाम उठेगा। अब वो नाम उठेगा फिर वो कंट्रोल में नाम के जाना है, संगठन के जो है वो कंट्रोल में शासन सत्ता चली जाएगी, ऐसा मूलतः दिखाई नहीं देता। और ये भारतीय लेगेसी में है, आप इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़ेंगे ऐसा लगता नहीं है। अब आपकी क्या राय है, निश्चित रूप से आप कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।